नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यश खुराना। वैक्सीन, चुनाव, कुंभ मेला, कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना का पीक पर आना, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाना, अस्पतालों में बेड की कमी, कुप्रबंधन, राजनीति और टीका टिप्पणी। अब बात इन सब से ऊपर उठकर कोरोना की तीसरी लहर पर हो रही है, और उसमें भी विशेष कि बच्चे सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में आएंगे। सरकार इस बात को खुद भी कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से प्रबंधन को लेकर कई सवाल पूछ चुका है। इसका कोई असर रवैये में दिखा या नहीं दिखा, ये भी एक बड़ी बहस का विषय है। लेकिन आपने और इस देश के सिस्टम ने अस्पतालों में लोगों को मरते देखा है और अब तक लोग मर भी रहे हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग काल के गाल में समाते चले गए और समाते जा रहे हैं। इसलिए यह कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि कुछ कोरोना ने मारा तो कुछ सिस्टम ने। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तीसरी लहर से अब बच्चों को बचाना है, यही सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि भारत में कितने बच्चे कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हुए, इसका आंकड़ा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आंकड़ों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन बच्चों पर कोरोना किस तरह से अटैक कर सकता है, इसे आप ब्राजील के उदाहरण से समझें। ब्राजील में संक्रमण से पीड़ित होने वाले बच्चों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले एक साल के दौरान ब्राजील में 1 साल से छोटी उम्र के जितने बच्चों की मौत हुई है, वह आंकड़ा अमेरिका के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है। अब तक 1 साल से छोटे 1600 शिशुओं की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 15 साल तक के बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या इतनी ज्यादा है कि अभिभावक इंतजार करने के लिए अस्पताल के दर दर भटक रहे। इस स्थिति के कारण का ठीक ठाक पता लगाने के लिए अभी वैज्ञानिक अध्ययन भी कर रहे हैं। अध्ययन लगातार जारी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वे मामलों की पहचान की समस्या से जूझ रहे हैं। शुरुआती स्तर पर बच्चों में संक्रमण के लक्षणों का पता नहीं लगता और जब तक उनके संक्रमित होने का अंदाजा होता है, तब तक उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। बताइए, ब्राजील जहां इतना बेहतर स्वास्थ्य ढांचा है, हेल्थ सिस्टम इतना बेहतर है, वहां अगर इस तरह की हालत है तो सोचिए भारत में किस तरह की हालत हो सकती है। हालांकि दूसरी लहर ने सारे सिस्टम की पोल खोल दी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो सोचिए भारत में तीसरी लहर आने से पहले तैयारी नहीं की गई तो कितनी तबाही हो सकती है। प्रबंधन का कुप्रबंधन नहीं होना चाहिए, सरकारों को तैयारी करनी ही होगी। इसलिए आज इस विषय पर बात करेंगे कि तीसरी लहर बच्चों पर कितना कहर बरपा सकती है। इसी को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवालों को देखिए और सोचिए तीसरी लहर बच्चों के लिए कितनी घातक है। दूसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, तीसरी लहर सरकार कितनी तैयार है। सरकार को तैयारी ही करनी होगी। अमेरिका में बच्चों को वैक्सीन, लेकिन भारत में कब लगेगी। हालांकि अमेरिका में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं। कहर से बच्चों को कैसे बचाएं, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी के साथ दर्शकों से भी एक अपील है कि अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो, या फिर आज के या फिर पहले के और आने वाले समय को लेकर आपका कोई भी इस परिदृश्य को लेकर सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, उनसे आप अपने सवाल पूछिएगा कि किस तरह से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे फिलहाल अब तक के आंकड़ों को, तो भारत में भी जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो दूसरी लहर में पहली लहर से ज्यादा बच्चे चपेट में आए, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया है, हेड ऑफ आईसीयू फोर्टिस, और इसी के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनिंदा सिदाना है, मनोचिकित्सक है। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। डॉक्टर अनिंदा सिदाना, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, अगर आप मेरी आवाज सुन पाए तो। डॉक्टर अनिंदा जी, हमने शुरुआत से देखा अब तक किस तरह से अलग अलग दौर आए, अलग अलग चरण आए, सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई। जब मरीज पॉजिटिव होता है तो उसकी तरफ से किस तरह का बिहेवियर होता है, या फिर अलग अलग तरह के विचार आते हैं, एंग्जाइटी से भर जाता है, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आप आज के सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं कि जब कोई मरीज पॉजिटिव आ रहा है तो उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, उसके दिलो दिमाग पर किस तरह का असर पड़ रहा है और उसको किस तरह का बिहेव करना चाहिए। आज के सिनेरियो में सबसे मैं ऑडिबल हूँ जी।
आज के सिनेरियो में सबसे ज्यादा लोगों के अंदर डर बैठ चुका है कि बुखार और जुकाम होते ही उनको इतना डर होता है कि सही है कोरोना तो नहीं है, बट वो लोग हॉस्पिटल जाने से डर रही हैं। जैसे कि मीडिया पूरा टाइम नेगेटिव न्यूज दिखाती रहती जी। है कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण मर गए, या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ये इंजेक्शन नहीं मिला। इस कारण लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो टेस्ट कराने से भी डरने लगे हैं और हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं। तो हमारे तो मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट रही है कि वो पॉजिटिव चीजें दिखाना स्टार्ट करें कि बहुत जी। मरीज ठीक होकर भी घर आ रहे हैं। तो अगर उनको पॉजिटिव चीजें दिखाई जाएंगी कि कितने मरीज ठीक होकर घर आ रहे हैं, तो उससे लोगों को थोड़ा हौसला बढ़ेगा और जो नेगेटिविटी है, आसपास का माहौल है नेगेटिविटी का, वो कम होगा। पर हाँ, हमें लोगों को इतना भी वो नहीं कर देना चाहिए कि बिल्कुल उनमें डर खत्म ही हो जाए। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें लोग, और जैसे कि हम कहते हैं कि योगा, मेडिटेशन, ये सब कंटिन्यू करें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और उसके अलावा डरने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आपको कोई सिम्टम आए आप टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट करवाते हैं तो उससे आपका उल्टा ये है कि आप आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आप टेस्ट करा जी। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया जी भी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया, आप आज के सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? मरीज पॉजिटिव आता है लेकिन उसके विचार पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसा कि मैम ने कहा है, ये अंदर रखनी पड़ेगी और ये पॉजिटिविटी कोई एक दिन की चीज नहीं होती है। जी। मैं हमेशा अपने जो लेक्चर्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको एक लाइफस्टाइल अप्रोच की बात करता हूँ। पॉजिटिविटी आपकी लाइफस्टाइल में होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल में होगी तो आप किसी भी सर्कमस्टेंस को अगर फेस करेंगे तो वो आएगी। स्पेशली जब इस तरह की सिचुएशन जहाँ हो सकता बाकी आपके रिलेटिव्स उनकी डेथ हो रही हो, आपके पहचान वालों की डेथ हो रही हो, तो स्वाभाविक है डर आएगा। कितना भी निडर आदमी हो उसको डर आएगा। जी। लेकिन इस डर में आप किस तरह से तैयार हैं। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सरकार को, अथॉरिटीज को और जी। सिस्टम को और अपने देश को दोष देने लगते हैं। जी। लेकिन मेरा भी मानना यह है कि आप इस वक्त सिर्फ इस तैयारी पे ध्यान दें कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। सरकारें जो कर रही हैं, अथॉरिटीज कर रही हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो कर रहे हैं। उनका जो तैयारी है वो आपके काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि अगर आप बीमार होते हैं, आपको इलाज कहाँ कराना है, आपको किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको किस लक्षण आने पे जांच करानी है, और आपके लिए ट्रीटमेंट का ऑप्शन बेस्ट कहाँ अवेलेबल है। अगर आप गांव में हैं तो आपके पास नियरेस्ट हॉस्पिटल कैसा है, आपके सेंटर कौन से हैं। इन चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, तैयारी करने की पहले से। जी। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणबीर रोहतक से। उनका हम सवाल लेते हैं। रणबीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? यस जी, नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई गांव वालों को अपने नजदीक में जो भी अच्छा डॉक्टर उससे इलाज कराने के लिए कंसल्ट करना चाहिए। जी। गांव में डॉक्टर हैं कहाँ सर? क्या आपकी टीम कभी गांव में आई है? भदौरिया साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आज टीकाकरण 1 हफ्ते के अंदर हमने इतना किया है, एक भी कोई भी टीकाकरण गांव में चल रहा हो, टेस्टिंग चल रही हो तो मेरे को बता सकते हैं आप। मैं गांव आपको के हालत बताता हूँ। सिर्फ जोड़ा छाप डॉक्टर ही हमारे भगवान बने हुए हैं। और भारत की बात कहें, भारत बसता है गांव में। भारत सरकार के भरोसे पर नहीं है, सिर्फ इंडिया को संभाल ले तो भी बहुत ज्यादा है। और तीसरी लहर के बारे में क्या, दूसरी लहर ही काबू में नहीं आ रही है। किया ही क्या हमारी सरकार ने? कोई बुकिंग किया था किसी भी टैबलेट का, किसी भी दवाई का? अरे इन दवाइयों दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे दो या फार्मूला दे दो ताकि देश में दवाइयां बन सके, जनता बच सके। लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों को बनाने के लिए नहीं, इस कंपनी ने तो पैसा लगाया इस वैक्सीन का, हम फार्मूला नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? जनता जरूरी है या वो कंपनी के मालिक जरूरी है? चलिए रणबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। देखिए, जहां तक इनके सवाल का जवाब है, जी। तो मैं एक छोटे से टाउन से आता हूं और मैं अपने यहाँ के हर लोगों के लिए अप्रोचेबल हूं। मैं हर महीने अपने होम टाउन के पास में जाकर ओपीडी करता हूं। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप दूर बैठे कहीं के डॉक्टर से भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और हमारे साथ कंसल्ट करते भी हैं लोग।
तो आप इस नेगेटिव अप्रोच के साथ कोरोना का सामना नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिए, आप जो भी सज्जन हैं, अगर आप सिर्फ दोष देते रहेंगे सरकारों को, अपने गांव को, तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप कर क्या सकते हैं। आज ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आप दूसरे डॉक्टरों के पास जा सकते हैं। आज ट्रेवल की सुविधाएं हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप दोष बाद में आरोपण कर लीजिए, पहले अपनी जान बचाइए। जी। डॉक्टर अनिंदा सिदाना, सरकार ने ये खुद भी मान लिया है कि तीसरी लहर आने वाली है और इसको लेकर तमाम चर्चा भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ चुका है कि आप बताइए, चूंकि बड़ी संख्या में अब बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, हालांकि पहली और दूसरी लहर में भी बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा डाटा है वो जो चौंकाने वाला भी है। तो ऐसे में अगर ये देखा जाए तो बच्चों की साइकोलॉजी इसमें किस तरह की होती है? अगर बच्चे संक्रमित होते हैं, बच्चे अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये हिस्ट्री से भी देखा जा रहा है कि स्पेनिश फ्लू भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में आया था। जी। इवन हम अभी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से सीख सकते हैं कि वहां भी पहली वेव आई, फिर दूसरी लहर और तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, इवन बाकी कंट्रीज में भी। तो ये सोचना कि हमारी कंट्री में बच्चे नहीं संक्रमित होंगे तो ये एक मूर्खता होगी। तो इसलिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि मास्क कितना जरूरी है, और स्कूल सभी ऑनलाइन ही चलते रहे। ठीक है, माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं कि स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बट जब तक जान ही नहीं बचेगी तो पढ़ाई का क्या फायदा। तो घर में सुरक्षित रहे बच्चे, और ऑनलाइन उनकी स्कूलिंग चलती रहे। और उसके अलावा उनको आप कोरोना के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि कोरोना क्या चीज है। यह एक वायरस है जिससे हमें किस तरह बचना है, हमें डबल मास्किंग करनी है, मास्क कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप नाक के नीचे मास्क लगा के घूम रही हैं। और अगर बच्चे जिद करते हैं घूमने जाने की, या उनको बताइए कि क्यों नहीं जा सकते भीड़ भाड़ की जगह में, तो बच्चों को समझाना पड़ेगा। इवन यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस हैं जो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को बताया जाता है कि कोरोना कैसा वायरस है और किस तरह ये संक्रमित कर रहा है। और दूसरी चीज, सरकार की तैयारी के हिसाब से कि तीसरी लहर के लिए सरकार कितनी तैयार है, इस पर भी डॉक्टर अनिंदा जी हम चर्चा करेंगे कि सरकार की तैयारी कितनी है तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि बच्चों को भी बचाना है, एक एक जान बेहद कीमती है, सरकार की यही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अखिलेश, उनका हम सवाल ले लेते हैं, कानपुर से जुड़े हैं। अखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? जी सर, ये जानना चाह रहे हैं सर जी कि बच्चे जो हैं कि बच्चों का किस तरीके से बचाव रखा जाए, क्या दिया जाए उनको। जैसे बड़े लोग गर्म पानी पीते थे, भाप लेते थे जी जी, बच्चे लोग क्या करें? जी मैं चाहता हूं इसका जवाब डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया जी दें। देखिए, बच्चों के लिए अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है जिसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे दिया जाए। मोटे मोटे तौर पर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में कॉमन होती है और जिंक की, उसके सिरप दे सकते हैं अगर डेफिशिएंसी है आप। बाकी बच्चों को बचाने का जो थर्ड वेव रोकने का तरीका वही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर सकें। जब बच्चों के पेरेंट्स सुरक्षित होंगे तो बच्चों में सुरक्षित होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। तो वैक्सीनेशन ही तरीका है, या पेरेंट्स अपने आप को बचाएं, वही एक तरीका है कि वो बच्चों को बचा सकेंगे। प्लस आप अपने बच्चों को अच्छा खाना दें, जंक फूड कम दें, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी इम्यूनिटी ही काम आएगी, जो उनकी हेल्थ है वही काम आएगी। जी डॉक्टर अनिंदा सिदाना, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? चूंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग आंकड़ा स्क्रीन पर भी चल रहा है ग्राफिक्स के जरिए कि पिछले एक साल में कितने आंकड़े आए, बच्चे कितने संक्रमित हुए, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, अलग अलग राज्यों का अलग अलग आंकड़ा है। लेकिन ऐसे में हम बच्चों को किस तरह से सेव कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों की अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसको लेकर अभी ट्रायल चल रहे हैं, मंजूरी भी मिल गई है। शैलेंद्र सर जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो ये है कि टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा हो। और इवन हम लोग अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जितने यंग लोगों का टीकाकरण ज्यादा हो, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो वही एक प्रोटेक्शन है। यूएस में जैसे 12 से 15 साल के बच्चों का अभी टीकाकरण स्टार्ट हो गया है, तो इंडिया में भी ये स्टेप लिया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। और दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और जो वुमेन ब्रेस्ट फीड कर रही है, लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। तो उससे कि बहुत छोटे बच्चों को तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी और बचाव रहेगा। और दूसरा, माँ बाप अपना बचाव करें, उसी से ही
टीकाकरण ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इस चीज का। और दूसरा, अपने बच्चों को आप थोड़ा जागरूक करें कोरोना के बारे में। जैसे 10 से 12 साल के बच्चे आजकल समझते हैं, वो यूट्यूब पे सीरियल्स देख के, सब देख के वो समझ जाते हैं कार्टून फॉर्म में भी कि कोरोना वायरस क्या है, कि नहीं निकलना। हमारे छोटे छोटे भतीजे भांजिया सब बोलते हैं कि नहीं नहीं कोरोना है, इसमें बाहर नहीं जाना चाहिए, और या पीपीई किट पहननी चाहिए डॉक्टर्स जी। को। ऐसा आजकल जागरूक हो गए हैं बच्चे। जी, इस बीच हमारे साथ पलवल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयचंद। जयचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, मेरा ना अप्रैल 11 को लास्ट टीका लगा था, उसका कुत्ता काटेगा। जी तो वो 5 इंजेक्शन लगे थे, उसका लास्ट था 11 अप्रैल। जी हाँ, सवाल ये है जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी। कोई दूसरा वैक्सीनेशन, इस वैक्सीनेशन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप दूसरे वैक्सीनेशन के साथ सेम डे नहीं, पर आप इंटरवल पे ले सकते हैं इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयचंद जी सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र, आप किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, ज़मीनी स्तर पर, युद्ध स्तर पर, गांव से लेकर पंचायत, पंचायत से ज़िला, राज्य, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं कि तीसरी लहर से हम निपट भी सकते हैं, बच्चों में संक्रमण ना फैले, इसको भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, हमने करीब 17-18 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया है। जी अगर हम 18 साल से छोटे लोगों को छोड़ दें तो हमारे पास करीब हमें 30-35 करोड़ लोगों का और वैक्सीनेशन करना है अगले 2 महीने में करीब। जी अगर हम ये अचीवमेंट कर पाते हैं तो हम थर्ड वेव को काफ़ी हद तक रोकने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम 50-55 करोड़ की पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं वैक्सीनेशन से, तो जो वायरस के पास पूल बचेगा। देखिए, लहरें कैसे आती हैं? जब वायरस के पास एक एक्सपोज पब्लिक रहती है जो जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो वायरस उनमें म्यूटेट करता है। लेकिन जब हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेशन से कवर हो जाएगी, तो जब वायरस उनको एक्सपोज होगा तो म्यूटेट नहीं करेगा। जब वो म्यूटेट नहीं करेगा तो नए लोगों में ज़्यादा घातक नहीं होगा। तो जो बचाव का सबसे बड़ा तरीका है वो तो यही है। दूसरा, जो बच्चों की बीमारी है उसका अपने चैलेंज होते हैं। बड़ों को तो हम फिर भी छोड़ के रख सकते हैं। जी कोविड में जो केयर करनी पड़ती है उसमें हेल्थ केयर वर्कर को खुद को भी खतरा रहता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लेयर केयर तो कंप्रोमाइज होती है। उस लेवल की केयर जो नॉर्मल पेशेंट को मिलती है कोविड में नहीं मिलती है। अब अगर आपके छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है और मदर फादर को या पेरेंट्स को उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको डॉक्टर नर्स तो संभाल नहीं सकते पूरे टाइम, वो बात की बात मानेगा नहीं, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी कि वो उस बच्चे के साथ रहें कि दूसरे बच्चों के पास रहें। तो जब तक कि उस माता पिता को अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो वो भी सेफ नहीं होंगे जाने में। तो अल्टीमेटली तो हमें वैक्सीनेशन प्लस बच्चों के जो आईसीयू होते हैं उनकी अलग हमारे यहाँ बहुत कमी है। एक जो 1 महीने से छोटे बच्चे हैं, पैदा हुए बच्चे, उनके आईसीयू तो है, लेकिन जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों के, छोटे बच्चों के आईसीयू हैं, उनकी हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है। और जब हम एडल्ट में इतना परेशान हो रहे हैं तो उनकी अगर कमी होगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर विषय पे भी बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। प्लस आप डिस्टेंसिंग बनाते रहिए, जब तक अगले 6 महीने तक पूरे प्रोटेक्शन में रहिए। केसेस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, अगले 6 महीने आपको बच के रहना है, क्योंकि 6 महीने तक हमें 6 महीने में हम एक बहुत बड़ा पूल बना लेंगे वैक्सीनेशन का। इसलिए 6 महीने तक केसेस कम हो या ज्यादा हो, आप ये मान के चाहिए कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है और हमें बच के रहना है और अपने बच्चों को बचाना है। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अतुल। अतुल, आपको बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपने जो पूछना है। नमस्कार, मैं जी, डॉक्टर नमस्कार। शैलेंद्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हमें सभी जगह ये हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जी और ये जो आयुर्वेद विभाग से भी जो गाइडलाइंस आ रही हैं और जो मेडिसिन आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए और ये इफेक्टिवनेस इनकी होती है, क्या हम इन पे विश्वास कर सकते हैं? आपकी राय इस पे क्या रहेगी? जी, डॉक्टर अनिंदा। जी, डॉक्टर अनिंदा जी, आपने सवाल सुना? हाँ जी। जी एक्चुअली आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताने के लिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं इस पर सॉरी, कोई आपके सवाल का comment बीच नहीं का पार्ट करना मिस कर गया। कौन सी दवाइयों की वैधता के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी, डॉक्टर शैलेंद्र, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की जो समय समय पर सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है,
अभी जी, हाल ही जी। में भी आयुष मंत्रालय ने एक दवाई को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बताया था कि आप ये खा सकते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए की जो मैं दवाइयाँ हैं उसको लेकर आप हिदायत दें। देखिए मैं खुद भी एक आरोग्य भारती करके ग्रुप है उसका पार्ट हूँ। जी और मेरा उस ग्रुप को ज्वाइन करने का मकसद ही यही था, क्योंकि उसमें हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, जी एक्वाथेरेपी के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है कि हम सही लोगों के पास नहीं जाते हैं, वो भी अपने आप में एक थेरेपी है। लेकिन क्या होता है कि हम गलत लोगों के पास जाते हैं जो बड़े बड़े दावा करते हैं, इसलिए हम सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, किसी भी पैथी के अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। जी देखिए क्या है कि लोग एक किताब पढ़ के आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक किताब पढ़ के होम्योपैथ के डॉक्टर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हमें इस लाइन में 30 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो उनको जो इसने रिसर्च की होती है, पढ़ा जी होता है, हजारों पेशेंट को ट्रीट किया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। और हर जो विज्ञान है, साइंस है, उसमें अच्छी दवाइयां हैं, बशर्ते कि आप सही आदमी के पास जाएं, सही लोगों से सलाह लें, उनके अपने डेफिनेटली फायदे हैं। जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, रमन चंडीगढ़ से। चलिए, संपर्क टूट गया है। अ, अनिंदा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से हमने देखा वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े लोगों में एक भ्रम है कि वैक्सीन लगने के बाद इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां या समस्या देखने को मिलती है। और अगर इसी तरह से अगर बच्चों की भी वैक्सीन अगर देश में आ जाती है, हालांकि इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि सीरम अक्टूबर तक बच्चों का टीका लाने की तैयारी में है, तो वहीं पर भारत बायोटेक का भी 5 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए टीका लाने का प्लान है। वैक्सीन आ जाती है तो बच्चों के बीच वो भ्रम की स्थिति ना रहे, हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, एंग्जाइटी को किस तरह से दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो माँ बाप को ये जानना पड़ेगा कि कोई भी वैक्सीन आप लगवाते हैं तो उसके इमिडिएटली बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी आपकी इफेक्ट करती है, कम होती है। तो हल्का बुखार आना, सिर दर्द होना, ये सब चीजें नॉर्मल है वैक्सीन लगने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के कारण आप बीमार हो रहे हैं। और हम लोग ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन से 100% सुरक्षित हो जाएंगे आप। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनमें सिवियरिटी बहुत कम हो गई है कोरोना की, कि उनकी लंग्स इतनी ज्यादा जी अफेक्ट नहीं हो रही है जिनको लगी है और उनको दोबारा उनको कोरोना हुआ है। तो और दूसरा, बच्चों में आप बाकी बीमारियों की भी वैक्सीन लगवाते ही हैं, तो आने वाले टाइम में मेरा तो यही मानना है कि कोरोना की वैक्सीन भी बचपन में ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लगने लगेगी। और इवन महाराष्ट्र ने अभी बच्चों के लिए टास्क फोर्स बना लिया है, कोविड का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी। तो जी सभी सरकारों को राज्य स्तर पे तैयारी करनी चाहिए। जी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपको लगता है जिस तरह से अमेरिका में वैक्सीन को लेकर लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं और 12 से लेकर 15 साल के बच्चों को अब टीकाकरण भी उनका शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से ही जो उनके लिए फाइजर जो डेवलप कर रहा है वैक्सीन, आपको लगता है कि भारत सरकार को सीधा उस वैक्सीन के लिए करना चाहिए? तो क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा गया कि बच्चे तो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, हमने बच्चों की जान को भी बचाना है, हर वर्ग को भी बचाना है, तो हम सीधा जो वैक्सीन है जो उसको मंजूरी मिल चुकी है अमेरिका में 12 से लेकर 15 साल के बीच में उनको बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो क्यों ना सीधा उनसे संपर्क किया जाए, ज़्यादा वैक्सीन बच्चों के लिए भारत में पहले बुलवाई जाए, मंगवाई जाए। अभी गवर्नमेंट ने जो प्रेग्नेंट लेडीज को है उनको भी इंक्लूड कर लिया है। जी एज का क्राइटेरिया 40 से 18 पे आ गया है। जो कोवैक्सीन है उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से ट्रायल स्टार्ट हो जी चुका है। बिल्कुल। फाइजर जो इंडिया में नहीं आने का एक बड़ा रीजन था जी कि जब कोई वैक्सीन होती है तो उसको स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको टेम्परेचर पे पर्टिकुलर पे मेंटेन करना पड़ता है, वरना वो बर्बाद हो जाती है। फाइजर की जो वैक्सीन है उसको मेंटेन करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जी उसके लिए बहुत ज्यादा एक तो संसाधन खर्च होते हैं और उसको वैक्सीन बहुत महंगी पड़ जाती है। तो कुछ प्रैक्टिकल रीजन थे इस कारण से वो वैक्सीन हमने अपने देश में नहीं चुनी। हमने जो अपनी वैक्सीन चुनी थी वो कुछ पर्टिकुलर रीजन कारण से चुनी थी, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट सिस्टम को, हमारे कॉस्ट सिस्टम को, हमारे कोल्ड चेन सिस्टम को सूट करती थी। पर डेफिनेटली हमें इस दिशा में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काम करना पड़ेगा। कोवैक्सीन के ट्रायल में और ज्यादा लोगों को इंक्लूड करके इसमें जल्दी से जल्दी डेटा लेना पड़ेगा। जी। मेरा एक सवाल प्लस डॉक्टर जो लोग जी अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पॉसिबिलिटी देनी चाहिए कि वो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेके, जैसे लोग प्राइवेट चीजें खरीदते हैं वो चीजें खरीद के लगवा भी सकते हैं। ये जी ऑप्शन मिलना चाहिए लोगों को। जी। मेरा एक सवाल डॉक्टर अनिंदा जी से है। डॉक्टर अनिंदा जी, आप देख पा रहे हैं किस तरह से सरकार अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च कर रही है।
अगर ज़्यादा बेहतर होता। चूँकि एक आंकड़ों में सीधे तौर पर यह भी बताया गया कि भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च करती है और कितना हमें करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जितना पैसा फिलहाल अभी 1 से 1.5 साल में रिसर्च पर कोरोना से संबंधित खास तौर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है वो क्या पर्याप्त है? हमारी रिसर्च उस तरह से हो पा रही है, चाहे बच्चों की वैक्सीन को लेकर हो या फिर बड़ों की वैक्सीन को लेकर हो? चूँकि जब हम देख रहे थे हमारे देश में टीकाकरण की जब शुरुआत हुई थी, जब बाहर के देशों में अमेरिका में, यूरोप में, तब वहाँ पर इस बात को लेकर रिसर्च हो रही थी कि एक वैक्सीन से आपका काम चल जाएगा, आप में उतनी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी कि आपको एक ही वैक्सीन के लिए बहुत है। जिस तरह सर कह रहे हैं कि वैक्सीन को आप परचेज करने का भी बनाइए कि लोग खरीद के भी लगा सकते हैं, ऐसा भी करना चाहिए। और दूसरा, भारत में और बाकी कंट्रीज में बहुत फर्क है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री में ही आता है अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेकेंड वेव बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था गवर्नमेंट के लिए भी, और वायरस भी म्यूटेंट था, और लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे ये अनप्रिडिक्टेबल था। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, पूरा सपोर्ट कर रही है, वो सारा बजट एलोकेट कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रही है, कई जगह पे काफी अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं। तो थर्ड वेव में क्या होता है वो अनप्रिडिक्टेबल है। और ये टिप्पणी देना कि गवर्नमेंट रिसर्च पे पर्याप्त पैसा लगा रही है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेकेंड वेव में उसको भी गवर्नमेंट को सेकेंड वेव को संभालना बहुत जरूरी है। तो उस गवर्नमेंट का पैसा इसमें भी ज्यादा खर्च हो रहा है लोगों को बचाने में और इसमें। तो लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए कि वो खुद से ही सारी प्रिकॉशंस लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है कि आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज नहीं होना चाहिए, इवन सेल्फ इम्पोज कर सकते हैं हम लॉकडाउन। लोग शादियों पे रोक लगा सकते हैं, लोग अभी भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कई लोग, वो चीजें बंद करनी चाहिए। तो लोगों में डिसिप्लिन का फर्क है बाहर और अब यहाँ पे। तो बजट से ज्यादा लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना होगा, सरकार को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए डॉक्टर शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी होगी। इससे पहले हमें एक ऐसे सिस्टम को तैयार करना होगा जहां लोगों को बिना किसी दिक्कत के इलाज मिल सके, जहां कुप्रबंधन की कोई जगह ना हो, जहां राजनीतिक गलियारों से आरोपों का शोर सुनाई ना दे रहा हो। बस गूंज इस बात की सुनाई दे कि तीसरी लहर से हिंदुस्तान अपने सिस्टम के आश्रय बेहतर तरीके से लड़ाए। लेकिन सवाल है, क्या ये संभव है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।